वेलकम ऑल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हमारा, बैकलॉग्स। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एस्पिरेंट होगा किसी भी एग्ज़ाम का जिसने प्रॉब्लम फेस नहीं करी होगी। इनफैक्ट मेरी बात करूँ तो मैंने भी पर्सनली प्रॉब्लम फेस करी है, और मैं जितने लोगों को जानता हूँ सब लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी है। तो सबसे पहले क्वांटिफाई कर लेते हैं। हो सकता है मैं बैकलॉग कुछ और समझ रहा हूँ, आप लोग कुछ और समझ रहे हो। सो लेट अस फर्स्ट क्वांटिफाई की व्हाट डू आई मीन बाय बैकलॉग। ठीक है ना, पहले इस प्रीमाइस को क्लियर कर लेते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बैकलॉग क्या होता है, देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं अपनी प्रिपरेशन में, स्टार्टिंग में बहुत एंथुसियाज्म होता है, बहुत मेहनत करता है स्टूडेंट। धीरे धीरे कहीं उसकी तरफ से कोई गड़बड़ होती है, कहीं आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, इनपुट इंक्रीज हो जाता है कहीं ना कहीं, तो वो उतना होमवर्क नहीं कर पा रहा होता, तो उसका कुछ होमवर्क बैकलॉग, कुछ होमवर्क बच जाता है जो उसने सॉल्व नहीं किया होता। कुछ क्लास के नोट्स होते हैं जो उसने पढ़े नहीं होते हैं, कुछ कंपेंडियम बनाने होते हैं जो उसने बनाए नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे करके चीज़ें एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, और ये जो जमी हुई चीज़ है पुरानी, जो हमारी जमा पूंजी है ऐसा कहना चाहिए, तो ये बैड करेंसी जो है हमारे पास, दैट दिस बैड करेंसी इज बैकलॉग। और हर साल स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं समझने के लिए कि सर हाउ टू हैंडल दिस बैकलॉग। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट इज मोस्ट पर्टिनेंट कि वाई द बैकलॉग इज जनरेटेड, क्योंकि वाई वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये समझेंगे नहीं कि बैकलॉग जनरेट क्यों हो रहा है तो हम हमेशा इस परेशानी में फंसे ही रहेंगे। तो वाई इज दिस जनरेटेड, तो मेरे ख्याल से ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण बैकलॉग जनरेट होता है। सबसे पहला फैक्टर है एबिलिटी। मतलब क्या है कि आपने एम ऐसा चूज कर लिया, हमने एम ऐसा चूज कर लिया कहीं ना कहीं कि अब हमें लगता तो ऐसा है कि हम IIT-JEE एडवांस भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी एबिलिटी सिर्फ बोर्ड तक की। तो क्या होगा, बेसिकली टीचर दे रहा है 100 आउटपुट, तुम ले सकते हो 5, तो सारा 95 जो है वो तुम्हारा बैकलॉग जमा हो रहा है पीछे कहीं ना कहीं। तो एबिलिटी का मेजर इशू है। अगर आप ऐसा गोल चूज करते हो जो आपकी एबिलिटी को मैच नहीं करता है ना, तो आपको ये बैकलॉग का इशू कभी ना कभी हमेशा आएगा। दूसरा सबसे बड़ा इशू है बेसिकली टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट का क्या इशू, ऐसे स्टूडेंट जो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं करते। अब टाइम एक तो हो गया टाइम वेस्टेज, है ना, वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ। गेम खेल रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, कई तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं। तीसरा कि टाइम को बढ़िया तरह से मैनेज नहीं करें। अब टाइम मैनेजमेंट पे मैंने एक पूरा का पूरा अपस्किल सेशन लिया हुआ है, तो मैं अपस्किल सेशन देखना चाहिए, उससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू, है ना। खाना कब है, सोना कब है, उठना कब है, ठीक है ना, पढ़ाई कब करनी है, क्लासेस कब अटेंड करनी है, उसके बीच के टाइम में क्या करूँगा, ये सब प्लान होना चाहिए और प्लानिंग के हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर ये प्लान नहीं है तो इफ़ यू फेल टू प्लान टू यू प्लान टू फेल, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट बहुत वैलिड स्टेटमेंट है उन लोगों के लिए जो सही तरह से प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, या प्लानिंग करने के बाद उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेजमेंट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। इफ यू आर अनेबल टू प्लान थिंग्स यू विल मिस आउट थिंग्स, एंड दोज मिस्ड आउट थिंग्स विल बिकम बैकलॉग। फिर नेक्स्ट रीजन क्या है, टेस्ट। हाँ, तो टेस्ट एक मैंने देखा है कि एक स्टूडेंट की जर्नी के अंदर एक मेजर रीजन होता है कहीं ना कहीं बैकलॉग जनरेट होने का। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही टेस्ट आता है वो एक हफ्ते पहले बाकी सब पढ़ना छोड़ देते हैं, वो सिर्फ उस टेस्ट की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। जब वो उस टेस्ट की प्रिपरेशन में लग जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या हो रहा होता है, वो सिर्फ टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और इस एक हफ्ते के अंदर जो टीचर ने होमवर्क दिया, जो पढ़ाया, उस पर उनका ध्यान नहीं होता। मतलब जब वो टेस्ट दे के आते हैं तो जो चीज़ उनकी एक हफ्ते पहले क्लास में चली थी वो सारे बैकलॉग में कन्वर्ट हो चुकी होती है, और ऐसे करके उनके प्रिपरेशन में गैप आने लग जाते हैं। और जेई के अंदर खासकर जब टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ऐसे आपने उसमें से एक लिंक मिस किया तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक ही हैम्पर हो जाता है आगे तक, जब तक वो पूरा का पूरा पार्ट खत्म नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल तुमने फंक्शंस मिस आउट किया या लिमिट्स मिस आउट किया तो अब तुम्हें पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर इशू आने वाला है। तो इस तरह से टेस्ट बिकम्स वन ऑफ द रीजन्स। इफ यू आर अनेबल टू हैंडल योर टेस्ट वेल तो इट विल जनरेट अ लॉट ऑफ बैकलॉग। सिमिलरली इट गोज विथ रेफरेंस बुक। तो हमारी लिस्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं। रेफरेंस बुक, तो रेफरेंस बुक भी एक मेजर रीज़न है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, रेफरेंस बुक के नाम पे आपस में कंपटीशन करते हैं। मतलब मैंने ये किया, तूने क्या किया, अच्छा तू ये कर रहा है मैं भी करूँगा। मतलब वो ये नहीं सोचते कि रेफरेंस बुक का मतलब क्या है। रेफरेंस बुक का मतलब है कि समथिंग दैट यू नीड टू रेफर फॉर बीइंग व्हाट, फॉर बीइंग बेटर। मतलब क्या है कि ये रेफरेंस बुक मेरे काम की है या नहीं, मेरी जो अभी लेवल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको रेज कर सकती है या नहीं कर सकती, क्या मेरी एबिलिटी के लेवल की है या नहीं, क्या बहुत डिफिकल्ट तो नहीं जिसे सॉल्व करने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फिर भी सॉल्व नहीं है और मार्क्स ना है, या बहुत आसान तो नहीं, मतलब घंटों बिता दिए उसके ऊपर और एट द एंड ऑफ द डे कोई मार्क्स के फॉर्म में गेन नहीं हुआ हमको। तो ये दोनों ही चीज़ों का हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। सेकेंडली
अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक और मेजर रीज़न है लिस्ट अगर तुम देखो तो, दैट इज़ नथिंग बट बैलेंस बिटवीन द सब्जेक्ट। यस, स्टूडेंट का मैंने देखा अक्सर बैलेंस बिटवीन द सब्जेक्ट्स नहीं होता। मतलब क्या है कि एक सब्जेक्ट जो पसंद है उसको खूब पढ़ रहा है, उसकी 20 रेफरेंस बुक्स लगाएंगे, दुनिया भर के क्वेश्चन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लगाने में लग जाएंगे, जेई के मैंडेट को ही क्रॉस कर देंगे कई बार। जो जेई तुमसे चाहता है उससे ज़्यादा तुम उसमें प्रैक्टिस कर लोगे। और वहीं एक सब्जेक्ट होगा जिसके आसान क्वेश्चन भी तुमसे नहीं होते। वो पूरे सब्जेक्ट में जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे तुम्हारे बैकलॉग बनते जा रहे हैं। किसी को मैथ्स पसंद है और केमिस्ट्री नहीं पसंद तो उसमें करता है, किसी को फिजिक्स पसंद है मैथ्स नहीं पसंद तो उसके साथ ऐसा करता है। तो ये जो आप भेदभाव करते हो सब्जेक्ट्स के अंदर, दिस विल अल्टीमेटली हैम्पर योर रैंक, because statistically the students who have balance between the three subject will ultimately do better. रीज़न बीइंग वेरी सिंपल कि कभी कोई पेपर मुश्किल आ गया, कोई आसान आ गया तो बैलेंस आउट हो जाएगा। लेकिन अगर उस टॉपिक का पेपर तुम्हारा बहुत आसान आ गया जो तुमको नहीं आता तो तुमको पेपर मुश्किल लगेगा और तुम उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे, और एट द एंड ऑफ द डे यू विल एंड अप लूजिंग ऑन लॉट ऑफ रैंक। तो इन चीज़ों का तुमको ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं तुम्हारा बैकलॉग जनरेट करें। नाउ क्या करें? सबसे पहली बात तो हमारा सामने सवाल उठता है कि सर इन चीज़ों को मैनेज कैसे करें, है ना, क्योंकि हमें रीज़न तो पता पड़ गया। तो पहला रीज़न क्या है तुम्हारा, देखो एबिलिटी। तो जो तुम्हारा करंट चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर तुमको अपनी एबिलिटी के हिसाब से टारगेट चूज़ करना चाहिए, और अगर टारगेट बड़ा चूज़ किया है तो एबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल इट इज़ वेरी सिंपल कि जैसे कि मैं आज 6 घंटे पढ़ सकता हूँ तो मैं 6 घंटे के हिसाब के टारगेट चूज़ कर सकता हूँ। अब मैंने एडवांस टारगेट चूज़ कर लिया है और मुझे 12 से 13 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो मुझे हर हफ्ते 1 घंटा पढ़ाना चाहिए। तो अगर मैं हर हफ्ते 1 घंटा पढ़ाता रहता है स्टार्टिंग से ही, जब सिलेबस कम था, तो धीरे धीरे करके क्या होता, धीरे धीरे करके मेरा आउटपुट बन जाता, धीरे धीरे करके मैं वो 13 घंटे वाली स्टेज अचीव कर लेता, और फिर ये मेरा बैकलॉग नहीं जनरेट हो रहा होता, और फिर कोशिश करके शायद बचा हुआ जो थोड़ा बहुत बैकलॉग है उसे मैं एडजस्ट कर पाता। तो इस तरह से तुम्हें अपनी आउटपुट को इंक्रीज करना चाहिए। फिर सेकंड, क्वालिटी ऑफ आउटपुट को भी इंप्रूव करना चाहिए। मतलब मैं 1 घंटे में कितनी पढ़ाई कर रहा हूँ उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसको फाइन ट्यून करना चाहिए। अरे 1 घंटे में आज 10 सवाल करे तो कल 12 का तो टारगेट रखूँ, चलो आज मैंने 4 ही सवाल करे, कल 5 का टारगेट रखूँ। अगर एक एक करके भी हर दिन बढ़ाऊंगा या एक हफ्ते में भी 2-2 3-3 करके सवाल बढ़ाऊंगा तो अल्टीमेटली मेरी स्पीड अच्छी हो जाएगी, मेरी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, और एट द एंड ऑफ द डे मेरी एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और बैकलॉग जनरेट नहीं होगा। सेकेंडली, टाइम मैनेजमेंट पे बहुत बड़ा वीडियो तुम्हें दिया हुआ है, वो फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, टेस्ट प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो देखो, टेस्ट प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, टेस्ट की कंटिन्यूस प्रिपरेशन करो। मतलब मैंने तुम्हें बताया था टाइम मैनेजमेंट के अंदर हफ्ते के अंदर एक दिन जब तुम्हारी छुट्टी होती है कैन बी अलॉटेड फॉर टेस्ट प्रिपरेशन। अब टेस्ट प्रिपरेशन पहले से करो। मैंने देखा स्टूडेंट्स इंतजार करते हैं, मतलब सर बताएंगे उस दिन मैं टॉपिक की प्रिपरेशन करूंगा, उसके पहले तो नहीं करने वाला। तो तुम उस दिन का इंतजार मत करो। तुम कहने का क्या मतलब है, तुम पहले से, तुम्हें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट हो सकता है, टॉपिक खत्म हो गया है, तो आप क्या करो, आप अभी से वीकेंड के ऊपर उसको 13 घंटे दे दो, 12 घंटे 6 घंटे जितना भी टाइम तुम निकाल सकते हो वीकेंड पे, एक दिन उसको हमेशा डेडिकेट करके रखो, ताकि एकदम से तुम्हारे ऊपर जोर ना आए पढ़ाई करने का जब टेस्ट सामने आए। तो इसका एक टनल विजन रख के तुम तैयारी करो। सेकेंडली, रेफरेंस बुक। अभी मैंने तुम्हें बताया रेलिवेंट रेफरेंस बुक, उसमें से भी रेलिवेंट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अपस्किल वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। अगर तुमने नहीं देखा तो जाके देखो। बैलेंस बिटवीन द सब्जेक्ट, है ना, तीनों सब्जेक्ट को कोशिश करो कि तीनों में तुम्हारी एबिलिटी बराबर हो। देखो टाइम तो बराबर नहीं दिया जा सकता, मेरे को लगता है टाइम तो मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, तो सबको बराबर टाइम तो नहीं दे सकते, लेकिन बैलेंस बिटवीन द 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में हम इक्वली स्किल्ड हो, ये एबिलिटी हमको डेवलप करनी चाहिए। अब तुम्हारा बैकलॉग जनरेट हो चुका है, तो अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, ये सवाल है। तो अगर तुम्हारा बैकलॉग जनरेट हो चुका है तो तुम्हें कैसे टैकल करना चाहिए। मेरे को लगता है कि सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन यही है, सब लोग चाहते होंगे कि सर ये बता दो बस। तो अब इसको देखते हैं। देखो एक फ्लो चार्ट है, तो इससे तुम बड़े इजीली तुम मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। पहली चीज़, डोंट पैनिक। मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स का देखा है, वो क्या करते हैं, बेसिकली वो पैनिक कर जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि अरे सर इतना जमा हो गया है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, इतना प्रेशर है मेरे ऊपर, बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है, रात को नींद आनी बंद हो जाती है ना, इंसोम्नियाक हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ दिमाग से हैंडल करनी चाहिए आप उसे दिल से हैंडल कर रहे हो, दिल से नहीं हैंडल करो, दिमाग लगाओ। तो पहली चीज़ क्या है, पैनिक मत हो। दूसरा स्टेप क्या है, भूल जाओ कि कोई बैकलॉग है। यस, तुम ऐसे पढ़ाई करो कि सिर्फ प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन योर प्रेजेंट टॉपिक्स। क्यों? क्योंकि तुम एक बैकलॉग जनरेटिंग मशीन हो। ऐसा नहीं कि बैकलॉग कभी जनरेट हो गया, तुम हर दिन बैकलॉग जनरेट करते हो, तुम हर दिन कुछ नया बैकलॉग बना देते हो। तो वो हर दिन जो तुम बैकलॉग बना देते हो वो बैकलॉग ना बने कम से कम।
तो प्रेजेंट पे फोकस करो, स्टॉप जनरेटिंग न्यू बैकलॉग और अपनी एबिलिटी इंक्रीज करो। अभी बताया कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अपनी एबिलिटी को धीरे धीरे करके ग्रो करो। हाँ, नहीं कर सकते तो किसी के पास गाइडेंस लेने जाओ। जैसे मैं एक बैच मेंटर कर रहा हूँ, जिसमें सिर्फ मेंटरिंग करके सिखाता हूँ कि लोग अपनी चीज़ों को कैसे बेटर हैंडल कर सकते हैं। तुम किसी मेंटर का सहारा लो, अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करो, मैग्नीफाई करो, धीरे धीरे करके क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बिल्ड करो। जब ये तुम्हारा हो जाएगा बिल्ड, तो जो काम पहले तुम 10 घंटे में कर लेते थे, अब 7 घंटे में कर पाओगे। जो 3 घंटे बच गए वो तुम्हारे बैकलॉग रिजोल्यूशन के अंदर काम आएंगे। तो ऐसा एक्सेस टाइम जनरेट करो। जब तुम्हारे पास एक्सेस टाइम होगा, उस एक्सेस टाइम से तुम क्या कर सकते हो, उससे तुम अपने बैकलॉग को सर्व कर सकते हो। अब मैंने स्टूडेंट को देखा है, थोड़ा टाइम मिल जाता है तो एकदम पागल हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है ना, एक दिन में ही सारा खत्म कर डालो। भाई, जो तुमने साल भर में जनरेट किया वो एक दिन में खत्म नहीं होगा। बिलीव मी, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक प्लानिंग। तो उसको आराम से बैठ के प्लान करो। जैसे कि मैं 3 घंटे जनरेट कर रहा हूँ, इस बैकलॉग को खत्म करने में क्वांटिफाई करो कितना टाइम चाहिए। 20 घंटे चाहिए तो ठीक है, 3-3 घंटे रोज दिए, है ना। अब देखो 3-3 तो 7 दिन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली खत्म कर लूंगा। थोड़ा बफर भी रखो, प्लान कर रहे हो तो 1 दिन का बफर रख लिया, 8 दिन दे दिया, 8 दिन में खत्म हो जानी चाहिए टॉपिक पुराना। ऐसे सिस्टमैटिक प्लानिंग करो और जल्दबाजी मत करो, शांति से काम करो, काम हेडेड होकर काम करो। बी वेरी प्रोफेशनल इन योर एग्जीक्यूशन। जो तुम सोच लो, जो लिख दो, उसको तुम एग्जीक्यूट करो, है ना। और धीरे धीरे करके एफिशिएंट बनते जाओ कि इस चीज़ को तुम बेटर तरह से हैंडल कर पाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्रोसेस तुम फॉलो करोगे, है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैंने ऐसा देखा है प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे होते हैं, है ना, वो परेशान ज़्यादा हो रहे होते हैं। अगर तुम काम करोगे अपनी चीज़ों के ऊपर, धीरे धीरे करके अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करोगे, तो डेफिनेटली तुम अपना बैकलॉग हैंडल कर लोगे। अब सवाल ये उठता है बेसिकली, क्या सर कोई डूज एंड डोंट्स हैं हमारे लिए, क्या हम कोई डूज एंड डोंट्स फॉलो कर सकते हैं? तो हाँ, ये तुम्हारे डूज एंड डोंट्स हैं, इनको तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। एक, रेफरेंस बुक। ये बड़ी कॉशन वाली चीज़ है। बेसिकली घर के अंदर ऐसे लाइब्रेरी मत बना लो कि, है ना, कि हर चीज़ की किताब तुम्हारे पास अवेलेबल है, जैसे लोग आए रेफर करने के तुमसे मांग के ले जाएं। लाइब्रेरी मत बनो, सिलेक्टेड बुक्स लो, सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करो। सिखाया हुआ है मैंने अपस्किल वीडियो में, जाके उसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम ओरिएंटेशन और कंटेंट ओरिएंटेशन लास्ट अपस्किल सेशन में बताया था, उस पर ध्यान दो। उन बातों पे क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ पढ़ाई करो। ये सोचो कि देखो कोई टॉपिक, हर टॉपिक इनफैक्ट इनफाइनाइट है, प्रोबेबिलिटी अपने आप में इनफाइनाइट है, पूरी डेटा साइंस बनी हुई है उसके ऊपर, स्टैटिस्टिक्स अपने आप में इनफाइनाइट है। तो आप कोई टॉपिक नहीं खत्म कर पाओगे कभी। आप उतना ढंग से तैयार कर लो जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो अगर एक सिंगल सेंटेंस में बोला जाए ना, डू ओनली वॉट इज रिक्वायर्ड, मतलब क्या है बेसिकली, आज तुम्हारे पास पैसा है, काफ़ी पैसा है, लेकिन अगर तुम उसको बर्बाद कर दोगे तो कल तुम्हारे पास उतना भी पैसा नहीं होगा कि तुम अपनी काम की चीज़ें पूरी कर पाओ, अपनी काम की ज़रूरतों को पूरी कर पाओ। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डू ओनली वॉट इज रिक्वायर्ड। जो मैंडेट है एग्जाम का उतना तुम करते जाओ। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्ट, जो मैंने तुम्हें कंटिन्यूस प्रिपरेशन के बारे में बताया टेस्ट की, उस पर तुम्हें ध्यान दो। अगर तुम एक दिन उठ के, है ना, निकल पड़ोगे बेसिकली कि आज तो मैं बाहुबली बनूंगा, टेस्ट की प्रिपरेशन करूंगा और ये टेस्ट तो मैं फोड़ डालूंगा, तो इन सबसे कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये नहीं होना चाहिए कि ये टेस्ट क्रैक करना है, तुम्हें IIT-JEE के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। तो ये तुम्हारा विजन जो होना चाहिए ना, ये विजन तुम्हारा मिस आउट नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट के पास ये विजन नहीं होता। वो क्या सोच रहे होते, ये टेस्ट, ये बैच, है ना, इस शफलिंग के अंदर ये हो जाए। अरे भाई, लॉन्ग टर्म भी तो सोचो। अल्टीमेटली IIT की प्रिपरेशन करने आए थे या कोचिंग के अंदर फर्स्ट बैच की प्रिपरेशन करने आए थे? इन चीज़ों के बारे में इंसान को सोचना चाहिए, स्टूडेंट को सोचना चाहिए। अब इतनी बात तो मैंने तुम्हें बता दी। अब मैं तुमको एक सीक्रेट वेपन देता हूँ। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीक्रेट वेपन है जिससे तुम्हारा कभी बैकलॉग जनरेट नहीं होगा तो तुम सॉल्व कर लोगे। ये सीक्रेट है बेसिकली कि तुमको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास टाइम का कोई हिसाब होता है। मतलब अगर मैं मांग लूँ कि अच्छा बताओ लास्ट सैटरडे को तुमने क्या पढ़ाई करी थी, क्या आउटपुट जनरेट किया था, तुम्हारे पास कोई हिसाब नहीं। मतलब एक डायरी बनाओ, उस डायरी में क्या क्या होना चाहिए। उस डायरी के अंदर पहली चीज़ होनी चाहिए हर दिन का टाइम टेबल, और कम से कम एक दिन पहले का बनाने की कोशिश करो टू स्टार्ट विद, कि भाई मैं पहले हफ्ते बना रहा हूँ तो कम से कम कल का दिन मैं जैसा प्लान कर रहा हूँ वैसा एग्जीक्यूट कर लूँ। तो मैं एक रात को सोने से पहले उसकी प्लानिंग बना के सोऊं कि उठूंगा कब, सोऊंगा कब, अपने दिन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ करूँगा, क्या क्या होमवर्क करूँगा, ऐसी एक प्लानिंग बनाऊँ एक दिन की। और फिर अगले दिन सोने से पहले उस प्लानिंग को रिव्यू करूँ कि क्या पाया और क्या खोया। ठीक है ना। अब जब मैं एक दिन की प्लानिंग करने में एक्सपर्ट हो गया धीरे धीरे करके, और एग्जीक्यूट करने में एक्सपर्ट हो गया, तो एक हफ्ते की प्लानिंग करो। अब एक हफ्ते में तुम एक्सपर्ट हो जाओ तो एक महीने की करो, और एक महीने की एक्सपर्ट हो जाओ तो जो टाइम बचाओ सारे टाइम को प्लान वे में जियो। जब तुम प्लान बहुत अच्छे से करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि देर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, देर इज़ अ लॉट ऑफ अनयूज टाइम, देर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम दैट इज बीइंग वेस्टेड, एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम विच इज़ बीइंग मिसमैनेज्ड।
उन सारे टाइम को तुम जैसे ही एक जगह लाओगे वो बहुत सारा टाइम बन जाएगा और तुम्हारा बैकलॉग मैनेज हो जाएगा. सो प्लान दिस थिंग्स वेरी प्रोफेशनली. जितना अच्छे से तुम प्लान करोगे उतना तुम्हारी सक्सेस का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा. सो ईदर यू फेल टू प्लान और यू प्लान टू फेल. रिमेंबर दिस एंड यू विल बी सक्सेसफुल. थैंक यू.